तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो इन पर पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है वो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसमें हम इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर को व्यष्टि अर्थशास्त्र एंड समष्टि अर्थशास्त्र दोनों को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एक पूरी प्लेलिस्ट होने वाली है, तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र आप जैसे समझिए कि आपके पास खरीदने के लिए हर चीज़ है, पर जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं वो सीमित है, मतलब लिमिटेड है। आप उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीद सकते, और जो है हर चीज़ को आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपका जो बजट होता है वो आपका या तो सीमित रहता है। कोई जितना भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लिए भी संसाधन जो है हमारे वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। वो कितनी भी क्वांटिटी में, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीद सकता, क्योंकि लिमिटेड हमारे पास है प्रोडक्ट, आइटम जो है इनके लिमिटेड है हमारे पास। तो इस वजह से भी आप समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो चलो देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या आप हर वह वस्तु को खरीद सकते हैं जो आपको एक निश्चित समय पे खरीदना चाहते हैं? मतलब एक निश्चित समय टाइम पीरियड में जो आप खरीदना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं हमारी, क्योंकि इच्छाएं असीमित है, जो हमारी थिंकिंग है वो असीमित है। आप सोचते हैं कि मुझे ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, वो भी पर ऐसा नहीं होता। आप ऐसा अगर सोच के भी चलते हैं कि मुझे ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, पर जो हमारे साधन हैं, रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड होता आप खरीद सकते थे, उनसे जो आपको मिलने वाली संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन जो होता है आपसे, संसाधनों को सीमित होने के कारण होता है। तो यहाँ पे देखते हैं एक संदर्भ में, आप कितने ही धनी क्यों ना हो, आपके पास उपलब्ध संसाधन आपकी सभी इच्छाओं की संतुष्टि करने के लिए हमेशा दुर्लभ रहते हैं। आप कितने ही धनी क्यों ना हो, आपके जो है संसाधन वो आपकी इच्छाओं की संतुष्टि करने के लिए दुर्लभ रहते हैं। मतलब क्यों? लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, तो आपको पूरा सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। इस प्रकार एक राष्ट्रीय संदर्भ में कितने ही धनी क्यों ना हो, तो आपके लिए संसाधन प्राप्त नहीं है। तो इनकी पहली समस्या है जो हमारे अर्थशास्त्र में है, वो हमारी दुर्लभ संसाधनों की है और उनके वैकल्पिक प्रयोग है। मतलब आप एक से ज़्यादा उनका वैकल्पिक प्रयोग नहीं कर सकते। यह इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई जो किसान है वो अपनी खेती में 2 प्रकार की फसलें उगाता है, चावल और गेहूँ। तो गेहूँ उतनी ही मात्रा में उगाएगा जो जिसकी ज़रूरत होगी, और वो चावल इतनी मात्रा में उगाएगा जिसकी आगे ज़रूरत होगी। जिसकी सरकार को अगर ज़रूरत होगी तो ज़्यादा मात्रा में उगाएगा, तो उसे एक का मात्रा कम करनी पड़ेगी। जैसे कि चावल ज़्यादा उगा रहा है तो उसे गेहूँ की मात्रा कम करनी पड़ेगी, तो अगर गेहूँ उगा रहा है ज़्यादा तो उसे चावल की मात्रा कम करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हमें जो है साधन सीमित होते हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो अर्थशास्त्र ये है कि आपके जो साधन सीमित है और उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं, तो इनको हमें अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब है कि एक छोटी इकाई पे, एक छोटे मुद्दे पे, जैसे कि एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, एक है व्यक्तिगत उपभोक्ता, उसके लिए, या एक व्यक्तिगत उत्पादक या व्यक्तिगत फर्म, ये व्यक्तिगत उद्योग, ये एक व्यक्तिगत बाजार। मतलब इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति के ऊपर बात होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब कि एक बहुत छोटे चीज़ के बारे में, छोटी इकाई के बारे में, जो हमारा छोटा इकाई का मतलब एक व्यक्तिगत, जैसे कि हम हैं तो हमारे बारे में ये सब चीज़ है, तो उससे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। समझ में आया आपको? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? एक व्यक्तिगत उपभोक्ता होता है, जैसे कि व्यक्तिगत उपभोक्ता, जो उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर होता है,
एक व्यक्तिगत उत्पादक प्रोडक्शन करने वाला एक ही व्यक्ति होता है और एक ही फर्म होती है, और एक ही व्यक्तिगत उद्योग होता है। उद्योग मतलब जो भी काम धंधे होते हैं। एक व्यक्तिगत बाजार होता है। वहीं एक व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्तिगत के बारे में बात करते हैं इसमें, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक भी हैं इसमें कुछ, तो यहाँ देख सकते हैं आप घटक हैं यहाँ पे। उपभोक्ता का व्यवहारिक सिद्धांत, उपभोक्ता के मतलब कैसा व्यवहार होता है उसका भी सिद्धांत है कि वो कैसी, जैसी उसकी आय होगी वैसी उसका जो है संतुष्टि का जो अधिकतम बढ़ता रहेगा। एक उत्पादक का व्यवहार अलग होता है, जो प्रोडक्शन करता है वो कैसे निर्णय लेता है। इसमें क्या उत्पादक के संदर्भ में यह विश्लेषण करता है कि एक उत्पादक का निर्णय कैसे लेते हैं, उसे किसी वस्तु का उत्पादन करना तथा कितनी मात्रा में उत्पादन करना कि उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो, तो वह है उत्पादक का व्यवहार सिद्धांत। कीमत का सिद्धांत क्या है। कीमत का सिद्धांत इस प्रकार से आप डिस्क्राइब करेंगे कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस प्रकार से इन सभी में से कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्रियों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र की पहचान कीमत सिद्धांत से करती है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की तो पहचान है वो कीमत सिद्धांत से होती है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र का है कि किसी बड़े लेवल पे, जैसे कि हम किसी देश की जीडीपी देख रहे हैं, जीडीपी उसकी कैसे बढ़ रही है और उसका रोजगार का स्तर कैसे बढ़ रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। किसी बड़े समष्टि अर्थशास्त्र से अभिप्राय है कि अर्थशास्त्र में सबसे बड़े से अभिप्राय है कि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थशास्त्र है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थशास्त्र के आर्थिक मोर्चों से संबंधित है, जैसे कि समष्टि स्तर पर रोजगार, जीडीपी में संदर्भ, जीडीपी में बढ़ाव, आर्थिक स्थिरता व मूल्य अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जैसे सरकारी बजट, कोई सरकारी बजट पेश करती है या सरकारी योजना करती है या आपकी जो नीतियाँ होती है वो सारे संपूर्ण अर्थशास्त्र में आते हैं आपके, क्योंकि ये कोई बड़े लेवल पे हो रहा है। और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र हो किसी एक व्यक्ति या एक उत्पादक, जैसे कि हम लोग हैं, हम जैसे लोगों के लिए वो उत्पादक करती है। ठीक है, तो हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम आगे बढ़ देते हैं। हम यहाँ पे आ गए हम आदर्शमक, यहाँ पे आ गए हम। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपकी कई योजनाएं निकाली जाती है, जैसे मनरेगा में बहुत लोगों को काम दिया जाता है। एक दिन देश की बेरोजगारी की समस्या का अंत करने के लिए मनरेगा योजना लागू कर दी गई थी। तो आदर्शमिक अर्थशास्त्र के अंदर आता है वो आपका पहला मनरेगा योजना है। ठीक है, एंड आपका जो दूसरा इसमें पार्ट होने वाला है इसमें जो आपका दूसरा पार्ट है, इसमें यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं कथन क्या है। इनमें मूल्यांकन और जजमेंट, कथनों का कारण, विवाद, बहस। ठीक है, क्या होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे आ जाते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था अपनी जीविका को अर्जित करने के लिए लोग भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जो भी अपनी आजीविका, जैसे अध्यापक हो गया, वो अपनी आजीविका को अर्जित करने के लिए लोगों को शिक्षित करता है। एक डॉक्टर जो है वह अस्पताल जाता है क्योंकि उसके जो पेशेंट हैं उससे उनकी आजीविका होती है, मतलब उनकी जो घर चलता है, वो डॉक्टर अपना अस्पताल जाके अपने मरीजों का इलाज करता है तो उससे घर चलता है। तो जो भी
अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए जो भी भिन्न भिन्न आर्थिक क्रिया करता है तो उसे क्या कहते हैं, हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे किसान अपने खेतों को जोतता है, उद्योगपति अपने उद्योगों को जोतते हैं। ठीक है, एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को द्वारा की गई आर्थिक क्रिया का प्राकृतिक स्तर पर एक वास्तविकता को, जिसके द्वारा क्षेत्र में अपने आजीविका अर्जित करने की, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकार देख सकते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन से हैं। एक देश में आर्थिक क्रिया है जैसे उत्पादन, उपभोग, निवेश, मतलब प्रोडक्शन और उत्पादक और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीज़ें आपकी जो अर्थव्यवस्था के अंदर आती है। इसमें कुछ समस्या भी होती है, जैसे इसमें कंट्रोल करने की समस्या, नियंत्रण अर्थव्यवस्था, इसमें केंद्रीय अर्थव्यवस्था, केंद्र नियोजन अर्थव्यवस्था, तो इसे क्या कहते हैं, प्लानिंग कहा जाता है। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी होती है जिसे हम कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था भी होती है जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं एंड वाले पोजीशन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नियंत्रण में केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। ये वे अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर आर्थिक क्रियाओं का उत्पादन व उपभोग, निवेश व विनिमय किया जाता है। आर्थिक निर्माण व सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं जो डिसीजन लिए जाते हैं। उपभोक्ता की प्रवृत्ति व बंधित केंद्रीय अधिकारियों यह निर्णय लेते हैं कि लोगों के लिए कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना है। मतलब यह इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि उपभोक्ता कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करे कि उन्हें प्रोडक्शन में भी हानि ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अधिकारियों व संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण व स्वामित्व। सरकार ही निर्णय लेती है कि बाजार में वस्तु को किस कीमत पर बेचना है। सरकार ही उसमें डिसीजन लेती है कि किस कीमत पर उन प्रोडक्शन करी हुई वस्तुओं को बेचना है। आर्थिक क्रिया सार्वजनिक क्षेत्रों में सक्रिय होती है, पब्लिक सेक्टर में सक्रिय होती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। यहाँ पे देखते हैं स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है वो एकदम स्वतंत्र रहती है, और बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार में जो मार्केट में जो वो चल रहा है अर्थव्यवस्था, मार्केटिंग चल रही है, उसके बारे में डिस्कस किए गए हैं। एंड ये व्यवस्था अर्थव्यवस्था ये होती है जहाँ पर आर्थिक क्रियाओं को बाजारी शक्ति पर नियंत्रण होता है। ये व्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे आर्थिक क्रियाओं पर बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है। ठीक है, मार्केटिंग अर्थव्यवस्था का नियंत्रण होता है। आर्थिक निर्णय लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से होती है। मतलब जो आर्थिक क्रिया होती है जो इसमें बाजार में, वो अधिकतम लाभ को और बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। उनका जो उद्देश्य मेन टारगेट है, उपभोक्ता का उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार ही वस्तु खरीदता है। इसमें जो है उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार ही वस्तुएं खरीदता है। अधिकतर संसाधनों की जनता पर नियंत्रण होता है, वह वस्तुओं सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें जो है जनता द्वारा नियंत्रित की जाती है, और जो बाजार में वस्तुएं सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा ही निर्धारित की जाती है। यह आर्थिक क्रिया निजी सक्रिय होती है। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें यह अर्थव्यवस्था होती है जहाँ आर्थिक क्रियाओं बाजार शक्तियों का नियंत्रण होता है, फिर भी वे सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसमें भी कोई मार्केटिंग की जो है नियंत्रित शक्तियाँ होती है, इसके द्वारा सरकार द्वारा भी इसे नियंत्रित किया जाता है। इसमें आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को लाभ के उद्देश्य से करना होता है। मतलब कि जो है सामाजिक कल्याण, जैसे एनजीओ हो गया, आपके जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उनको कुछ हिस्सा ये प्रोवाइड कराते हैं। उपभोक्ता के प्रारंभिक सार्वजनिक वितरण द्वारा सरकार की वस्तु की उपभोक्ताओं के पास पूर्ति सुनिश्चित होती है।
इसमें जो सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के पास जो पूर्ति सुनिश्चित करती है, मतलब कितनी सप्लाई चाहिए, कितनी डिमांड होनी चाहिए, वो बात। संसाधनों पर जनता तथा सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। ठीक है, ये आर्थिक रीत्या निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सक्रिय होती है। ये जो हमारे निजी है और ये बाजार व्यवस्था दोनों में सक्रिय होती है, और इसमें भी आपके सक्रिय होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और इसमें आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं क्या क्या था हमारा, जो क्या क्या हमने पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। वे वस्तु जो दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील व प्रबंध के इसमें एक वैश्विक स्तर पर आर्थिक लाभों को अधिकतम करने के लिए की जाती है और एक सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए किया जाता है, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है कि ये वह शाखा होती है जिसमें एक व्यक्तिगत इकाइयों के लिए उपभोग या अधिकतम प्रोडक्शन के लिए एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही उपभोग, एक ही फर्म, जो मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में जिसमें बात होती है, वो हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है। समष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा होती है जिसमें संपूर्ण मतलब पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में बात होती है। तो उसमें हमें उनके आर्थिक मोर्चा जीडीपी के बारे में बात होती है, बेरोजगारी के बारे में बात होती है, कोई आर्थिक नीति के बारे में बात होती है, तो उसे हम करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। और यहाँ पे व्यवस्थिक अर्थशास्त्र उन आर्थिक मोर्चों का अध्ययन करते हैं जिन्हें वे सत्यात्मक जांच के लिए किया जाता है। आध्यात्मिक अर्थशास्त्र, इसमें आर्थिक मोर्चों का अध्ययन किया जाता है जिनका मूल्यांकन विचार व सुझाव द्वारा किया जाता है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिनमें एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए कार्य करते हैं। जो आपको मैंने बताया था कि जो एक टीचर अपने छात्रों को जो पढ़ाता है उससे उसकी आजीविका अर्जित होती है। एक जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट का इलाज करता है तो उससे उसकी आजीविका अर्जित होती है, तो उसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में यहाँ पर 3 वो है, यहाँ पे कॉलम जो 3 इसके पॉइंट है, वो एक पहली है बाजार अर्थव्यवस्था। तो एक स्वतंत्र अर्थशास्त्र में जिससे आर्थिक क्रियाओं की मांग व पूर्ति बाजार शक्तियों का नियंत्रण होता है, जिसमें एक अर्थव्यवस्था जो स्वतंत्र होती है जिसमें आर्थिक क्रियाएं जो भी क्रिया होती है उसमें मांग एंड पूर्ति की शक्ति का नियंत्रण होता है। डिमांड एंड सप्लाई का दोनों का नियंत्रण होता है, किस मतलब कितनी सप्लाई चाहिए, कितनी डिमांड चाहिए। यहाँ पे आई केंद्र समस्या, जो हमारी सेंट्रल समस्या है। तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर किसी अधिकारी व सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, इसमें जो है किसी अधिकारी व केंद्र अधिकारी का नियंत्रण होता है, जो हमारी केंद्रीय समस्या है अर्थव्यवस्था की। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें वह अर्थव्यवस्था होती है जिनमें बाजार शक्तियों का नियंत्रित की जाती है परंतु वह सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसमें मार्केट जो सप्लाई डिमांड है उसकी भी आपको वो अपने आप जो है डिपेंड रहती है उन पे, एंड जो सरकार है सरकार भी उसे कीमत को नियंत्रण करती है। तो इसमें दोनों ही आधुनिक जो है अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो कैसी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।